आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपके बचे हुए 25 डेज हैं क्लैट पीजी एग्जाम के लिए, उसके अंदर आपको जो केस लॉज हैं उनको आपको कैसे पढ़ना है, किन सब्जेक्ट्स के अंदर से आपको केस लॉ को पढ़ना है, किसको आप छोड़ सकते हो, और जो केस लॉ की आपकी रेंज है कि किस साल से लेकर किस साल तक के पढ़ने हैं, वो सारी बातें हम लोग आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज वहां पे हम लोग क्वेश्चंस अपडेट्स रेगुलरली पोस्ट करते हैं, तो वहां पे आपको काफी बेनिफिट होगा फॉलो करने से। तो अब बिना देर की वीडियो को शुरू करते हुए पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके के केसेस आपको पढ़ के जाने हैं, और कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आप थोड़ा सा अगर स्किप भी करोगे तो काम चलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से आप समझ लीजिए, चाहे आप बात करते हो पार्ट 3 के अंदर के इंपॉर्टेंट केसेस जो पुराने वाले हैं, चाहे आप बात करो लैंडमार्क केसेस की, चाहे आप बात करो 2020 से लेकर 2022 तक के इंपॉर्टेंट केसेस जो रिसेंट में आए हैं, वो सारे आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन आपके सैंपल पेपर में भी काफी ज्यादा हैवी उसमें था, वेटेज में था। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो सब्जेक्ट है जिसके की थ्रू बाकी जो आपके स्टेट्यूट्स या एक्ट्स या फिर जितने भी चीजें आती हैं उनकी वैलिडिटी टेस्ट होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप नहीं छोड़ सकते हो केसेस को। वन थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्वायरमेंट और लेबर लॉ, ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल एक प्रेडिक्शन है कि इन्वायरमेंट और लेबर में से क्वेश्चन आएगा जरूर। तो 20 से लेके 22 तक के केसेस यार करके जाना, छोड़ के मत जाना, ज्यादा है भी नहीं, इनको जरूर करना, ये आपका फायदा करा सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात पे आते हैं। फिर आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी देखो लैंडमार्क केसेस हो गए, फिर आपके वो वाले केसेस हो गए जो कि आपके 20 से लेके 22 तक के, 2020 से लेके 22 तक, वो आपको करके चलना है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और फैमिली लॉ के अंदर। ठीक है, और ये समझ लो आप कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और फैमिली, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ, ये आपके 5 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसके की क्वेश्चन क्लैट में आते ही आते हैं। जो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ के अंदर केस लॉज रिसेंट वाले का तो आज सच कोई स्कोप है नहीं, ठीक है, पर इनके अंदर है, इनके अंदर इन तीनों को आपको पढ़ के जाना है, 20 से लेके 22 तक भी, लैंडमार्क केसेस भी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और फैमिली में पुराने केसेस मत पढ़ने की वो करना कोशिश, केवल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पुराने केसेस पढ़ना। वही मैं बता दूंगा किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, इस वीडियो में अभी बाद में। फिर बात करते हैं आगे। अब देखो यहां से वो कैटेगरी शुरू होती है जहां पे आप थोड़ा सा ना अगर स्किप भी करोगे चीजों को तो थोड़ा सा आपका चल सकता है। अगर आप बात करते हो क्रिमिनल लॉ में आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की, तो अगर मान लो आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ना अच्छा लगता है, आप केस पढ़ते हो, आपको जल्दी समझ में आता है, कॉलेज में भी जब आप थे आपके मार्क्स अच्छे आए थे, आपको उससे पता चल जाएगा कि आप कितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो क्रिमिनल लॉ को पढ़ने में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अच्छे से कर सकते हो तो 20 से लेके 22 आप जाओ, 2020 से लेके 2022 तक आप जाओ, केसेस पढ़ो पूरी रिसेंट वाले, अपना काम पूरा करो। लेकिन नहीं हो पा रहा है तो 2020 को स्किप करो, केवल 21 और 22 के जो केसेस है वही पढ़ो, ज्यादा अपना इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन 21 से लेके 22 पढ़ना जरूर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे। अब आपकी बात आती है कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, बैंक्रप्सी, इन टाइप के सब्जेक्ट्स की। इसमें आपका ये आप कह सकते हो एनआई एक्ट आ गया, या बाकी जो ऐसे एक्ट आ गए जो कि कमर्शियल लॉ से जुड़े हुए हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो सेम एडवाइस है। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है कमर्शियल लॉ तो आप जाइए, इसके अंदर आप बेसिकली 20 से उठाइए 22 तक पढ़ दीजिए, तो आपका एक ये हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने क्लैट रखता है आप पूरा आंसर कर पाओगे। लेकिन नहीं हो पा रहा है तो केवल ऐसा करो 2022, ठीक है, केवल 2022 के जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको कर लो, और 21 के अगर हो पाए तो थोड़ा बहुत अगर टच कर पाना तो करना, लेकिन ज्यादा डीप में जाके इन सब्जेक्ट्स के अंदर केस लॉस को मत पढ़ना। और जब केस लॉस पढ़ना भी तो स्टेट्यूट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, केस लॉ पे कम ध्यान देना। मतलब क्या करना, केस का नाम पढ़ लिया, स्टेट्यूट पढ़ लिया, स्टेट्यूट के अंदर समझ लिया कि क्या चीज दी हुई है, बेयर एक्ट याद होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में, वो है आपका आर्बिट्रेशन। अब देखो आर्बिट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके के ऊपर आज तक क्लैट पीजी ने कभी सवाल पूछा नहीं है पेपर में, पर इस बार संभावना है, मुझे ऐसा लगता है कि आर्बिट्रेशन में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आर्बिट्रेशन के जो रिसेंट के आपके केसेस हैं उनको थोड़ा अगर आप देख पाओ तो अच्छा रहेगा। वो भी केवल 2022 के ही देखो, 21 में भी मत जाओ, केवल 22 के देखो, वो भी आपका काम हो जाएगा। और लैंडमार्क केसेस जो हैं आपके उनको जरूर देख लेना आर्बिट्रेशन के उसके अंदर। फिर लास्टली आप बात करते हो पीएमएलए, यूएपी, एनडीपीएस, इस टाइप के जो आपके एक्ट्स हैं, जो कि आपके क्रिमिनल के एक्ट्स हैं, मिसलेनियस बेसिकली। इसके अंदर आप बेसिकली ऐसा करिए कि आप 21 से लेके 22 तक हो पाए तो कर लीजिए, 2021 से लेके 2022 तक के केसेस आप कर लो, आपका मेजॉरिटी जो है पोर्शन आपका इसके अंदर भी हो जाएगा। अगर आप इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपका मन है कि आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, फिर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का,
तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप कंपनी टैक्स और बैंक्रप्सी ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं इनको मत पढ़ो, इनके केसेस ही मत पढ़ो। बैराक थोड़ी बहुत देख पाना देख लेना, पर केसेस मत पढ़ो, कोई मतलब ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप इसके अलावा आर्बिट्रेशन जो है उसको आप यहाँ पे खत्म कर सकते हो, नहीं पढ़ना है मन। इसके अलावा लेकिन जो भी सब्जेक्ट्स हैं इनको प्लीज करके जाना, बिकॉज इसमें से आने का चांस है। केवल कमर्शियल लॉ को और आर्बिट्रेशन को अगर आप छोड़ दोगे तो आपको ज्यादा नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। हो सकता है 5 या 10 मार्क्स का हो जाए, मैक्स टू मैक्स की क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मरी सी मरी हालत में भी अगर आएगा तो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन ही इन सब्जेक्ट्स में से आने का ज्यादातर चांस है, लेकिन आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर आप चाहो तो इनको छोड़ सकते हो। फिर मैं बात करूं कि आपको कौन से केसेस पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ने हैं लैंडमार्क केसेस 2017 से लेकर 2022 के बीच में। जब मैं बोलता हूं लैंडमार्क केसेस तो मैं बात करता हूं जोसेफ शाइन की, छबरेलू लीला लाल की, के.एस. पुट्टास्वामी, जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल, एम सिद्दीकी और सुरेश दास, जो आपका अयोध्या वाला केस था। इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी होगी या फिर इसके अंदर ऐसा हुआ होगा कि मीडिया में बहुत ज़्यादा कवर हुआ, इस टाइप के केसेस ज़्यादातर आपको सबके सब या आपके SC ऑब्जर्वर के ऊपर मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाइए, इस वेबसाइट के अंदर से उठा के जितने केसेस के अंदर दिया हुआ है ना कि ये केसेस आपके डिसाइडेड है, इनको जाके प्लीज अच्छे से कर लीजिए। दीज हैव टू बी डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको करके जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट लीव दिस पोर्शन, बिलीव मी, ये आपको करके जाना है, ठीक है। इसके बाद मैं अगर बात करूं कि अगर आपको केस लॉस पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो। हमारे लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स में हम लोग ने जो रिसेंट आपके सैंपल पेपर्स आए हैं उसके हिसाब से जो कोर्स को एडजस्ट करना है वो हमने पूरा कर दिया है। तो आपके जो लैंडमार्क केसेस हैं वो भी हमने आपको प्रोवाइड करे हैं, साथ ही में जो आपके पुराने केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के वो भी इंक्लूडेड है, और उसके अलावा 200 जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनके वीडियो लेक्चर्स। फिर उसके बाद आपके 35 मॉक पेपर्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एडजस्टेड है सैंपल पेपर के हिसाब से, एज आई सेड। इसके अलावा भी आपके जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस होंगे टिल द मंथ ऑफ नवंबर हम लोग आपके लिए पूरा कवर करेंगे, और कोशिश ये भी करेंगे कि मॉक पेपर के अंदर क्वेश्चंस भी उन आपके सब बेसिकली केसेस पे आए जो कि नवंबर के अंदर आ रहे हैं। और ये जितने भी हमारे मॉक पेपर्स हैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स के साथ आपको मिलते हैं। तो आपको अगर एनरोल करना है 35 मॉक पेपर्स, 200+ वीडियो लेक्चर्स और बाकी जितना अच्छा इंपॉर्टेंट मटेरियल जो आपका है स्टडी मटेरियल, अगर आपको एनरोल करना है जरूर एनरोल करिएगा इस कोर्स के अंदर। अब इसके आगे चलिए बात करते हैं आगे, इसके बाद आपको अगला क्या पढ़ना है। अगला जो आपको पढ़ना है वो है आपके लैंडमार्क केसेस अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अगर आप लैंडमार्क केसेस कर लेते हो, आप ये समझ के चलो कि आपका 80% जो काम है ना, 80% काम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर द पार्ट जहां पे आप समझ सकते हो कि सैंपल पेपर 1 के अंदर इन्होंने जो कि ये लोग गए पार्ट 3 में, इन्होंने वहां से काफी इंपॉर्टेंट केसेस पूछे। इसके अलावा 1 या 2 केस ऐसे थे जो कि आपके बाकी पार्ट्स में से आए थे, मतलब समझ लो प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस की बात हो गई जिसमें कि DC वाधवा केस आया था। उसके अलावा इन्होंने ज्यादा पार्ट 3 से बाहर जो क्वेश्चंस है वो नहीं पूछे हैं। तो आप जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राम जवाया कपूर, SR बोमाई, L चंद्र कुमार, या फिर राइट टू इक्वालिटी में जाओगे तो चंपकम दुराई राजन, MR बालाजी, TMFI फाउंडेशन, इस टाइप की जो पुराने केसेस है ना उनको यार करके जरूर जाना। उसके अंदर आप बेसिकली क्या पढ़ोगे, उसके अंदर आप बेसिकली पढ़ोगे कि केस में आया क्या था, जो स्टेट्यूट है उसका कोरिलेशन क्या है विद रेफरेंस टू द केस इटसेल्फ, उसने क्या इंपैक्ट डाला, या फिर केस की जो हल्का अगर बेंच थोड़ा सा देख पाओ, बेंच देख के जाना ऊपर ऊपर से, याद रहे ठीक है, ना याद रहे कोई बात नहीं। ये सब चीजें ना पूछी अगर जाएं तो आपको यार पता होना चाहिए। और साथ में अगर इसमें किसी ऐसे केस में कोई अमेंडमेंट थी, ठीक है, कोई अमेंडमेंट थी जो कि पूछी गई या फिर इसकी वजह से आई, उसको जरूर से देख के जाना, बिकॉज दैट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ना इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू केस लॉज जब कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि काफी ऐसे केसेस होते हैं जिसके के अंदर केस आया, फिर अमेंडमेंट आया, फिर इस अमेंडमेंट को ओवररूल करते हुए कोई दूसरा केस आया, तो जो कहानी है ना वो काफी यहाँ पे चलती है। तो उस चीज को देख कर याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 3 खास करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। बाकी पार्ट्स को अगर छोड़ भी दोगे तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज ये पेपर है इसके अंदर आपके पास अब इतना टाइम बचा नहीं है कि आप हर चीज पढ़ पाओ। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा केवल पार्ट 3 कर लो लैंडमार्क में, मोर देन इनफ। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि आपकी प्रायोरिटी 1 में, जैसे मैंने आपको बताया लैंडमार्क केसेस 20 से लेकर 22, फिर वो केसेस जो कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पार्ट 3 में दिए हैं। लास्ट आपका प्रायोरिटी 1 में मैं बात कर रहा हूं जब, तो उसके अंदर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स आपको दिसंबर
22 से लेके जनवरी 22 से लेके दिसंबर 22 के बीच में सारे केसेस जो इंपॉर्टेंट है वो आपको रीसेट में पढ़ने ही पढ़ने हैं, बिकॉज उनसे काफी अच्छा चांस है क्वेश्चंस आने का। और अब मैं अगर बात करूं तो ये भी नहीं है कि आपको सारे केस पढ़ने हैं, इसमें भी आप ये करके चल सकते हो कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जो कि ज्यादा, जैसे मान लो आपने कोई केस का नाम ढूंढा, मान लो आप SEC ऑनलाइन पे गए या फिर आप लाइव लॉ पे गए, वहां पे जो आपका डाइजेस्ट दिया रहता है ना, जिसमें कि आपका दिया रहता है कि ये वाला अगस्त का केस इंपॉर्टेंट है, उसको जाओ नेट पे सर्च करो। नेट पे सर्च करने के बाद अगर वो कई जगह पे मान लो कवर हो रहा है, किसी न्यूज़पेपर ने कवर करा, फिर किसी और वेबसाइट ने उसको कवर करा, अपने आप समझ में आता है कि वो केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उस केस को कवर कर लो। जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 में सारे सब्जेक्ट्स के लिए हो पाए। जैसे कि अगर मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि अगर कंपनी लॉ को नहीं माने, कमर्शियल लॉ में मन नहीं है या फिर आर्बिट्रेशन में मन नहीं है, वो छोड़ दो, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए 22 जो है आपका दिसंबर का लेके जनवरी आपका पूरा ये जितना आपका रहेगा, ठीक है, आप उसको पूरा करके जाओ। यहाँ पे नवंबर तक बेसिकली होगा, दिसंबर में तो एग्जाम होना है पर नवंबर तक। फिर इसके अलावा अगर मैं प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 की बात करता हूं तो 2021 में जनवरी से लेकर दिसंबर मेजर सब्जेक्ट से लेकर कर लो, और आपकी 2020 से लेकर 2022 मेजर सब्जेक्ट से अगर आप कर लेते हो तो मोर देन इनफ यहाँ पे रहेगा। तो आपको जो प्रायोरिटी 3 रहेगा ना, ये आप अगर सारे सब्जेक्ट से ले करोगे, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन, आपका फैमिली, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, इनके लिए अगर आपने कर लिया मोर देन इनफ, और ये आपका थोड़ा सा बढ़ा लेना, इसमें क्रिमिनल लॉ को ऐड कर लेना प्रायोरिटी 2 के अंदर, तो आपका काम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्रिमिनल लॉ भी उसमें ऐड कर दो थोड़ा सा, PMLA UAPA वाले वो केसेस कर लेना, मोर देन इनफ आपका काम हो जाना चाहिए। फिर मैं बात करूं कि आपको केस लॉ के अंदर क्या पढ़ना है, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन से कैटेगरी ऑफ केस आपको पढ़ने हैं। अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। जैसे आप समझ लो कि आप पढ़ रहे हो लैंडमार्क केसेस, जो कि 2017 से लेकर 2022 वाले हैं, ये लैंडमार्क हैं आपके, इसमें बड़ी चीज बोली है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द केस, रेशियो क्या था, स्टेट्यूट क्या आया, बैकग्राउंड, रेफर्ड केसेस, कंकरिंग डिसेंटिंग ओपिनियन और अमेंडमेंट्स, सारा देख के जाना है। इसके बाद जो आपके वो वाले केसेस जो पुराने वाले हैं, उनके अंदर एक काम करना कि उसके अंदर बैकग्राउंड जो है आपका बेसिकली केस का, उस पर उतना फोकस मत करना, थोड़ा सा उसमें कम रखना। फिर साथ ही में उस कंकरिंग डिसेंटिंग ओपिनियन, जैसे मान लो अगर JN पांडे की अगर आपके पास बुक है, उसमें से अगर आप देख रहे हो कि वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन करा गया और उसमें जो डिसेंट थी वो इंपॉर्टेंट कोई वेटेज कंसिडर करती थी, तभी उसको पढ़ना, वरना उसको अगर आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा आपका काम। अमेंडमेंट्स उसमें खास करके कर लेना, और साथ में आपका रेफर्ड केसेस को उसमें उतना करने की जरूरत आपको नहीं है। ये केवल लैंडमार्क जो आपके 17 से लेकर 22 है ना, उसमें करना ज्यादा सही रहेगा। रेफर्ड केसेस अगर आप पुराने वाले में पढ़ने गए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पार्ट 3 में आप जब उधर 47 से लेकर 2022 तक के केस पढ़ रहे हो, उसमें मत करना, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसको छोड़ देना, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ रीसेंट केसेस में, आपके 2020 से लेकर 2022 वाले केसेस की। तो इसके अंदर नेम ऑफ द केस, रेशियो, स्टैट्यूट रेफर्ड, बैकग्राउंड ऑफ द स्टैट्यूट, ये दोनों मतलब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, स्टैट्यूट रेफर्ड और बैकग्राउंड, ठीक है, इनको कायदे से करना, ठीक है। नेम और रेशियो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और फिर रेफर्ड केसेस अगर याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं याद कर पाओ कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा आपको कंक्रीट डिसेंटिंग ओपिनियन का आपको ज्यादा झोलझाल मिलेगा नहीं, टू बी ऑनेस्ट। और अमेंडमेंट्स अगर हुए हैं तो ठीक, नहीं हुए हैं ज्यादातर आपको मिलेंगे भी नहीं, मत आपको, मतलब आपको पढ़ने की ज्यादा यहाँ पे जरूरत उसको नहीं है, ठीक है। दैट इज द बेसिक फीचर कि आपको किसी केस के अंदर क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो केस था वो किस तरीके का है, किस कैटेगरी में फॉल करता है। और यार वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक फाइनल बात करना चाहूंगा। देखो, आप ये जो एग्जाम दे रहे हो ना, मैं समझता हूँ इसमें लास्ट के 25 दिन बचे हैं, आप ये सोच रहे होगे कि आप प्रिपेयर कर भी पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, डाउट्स आते हैं मन में। लेकिन एक बात जो है ना, उसको अच्छे से याद रखना कि जिंदगी में जब आप लेना शुरू करोगे रिस्क, तो कभी डरो मत। या तो आप जीतोगे, आपको जीत मिलेगी, या फिर अगर आप हार भी गए तो भी आपको एक सीख मिलेगी कि आगे आप जब अपने बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे, मान लो आप जुडिशरी में गए, मान लो आपने कोई और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू करा, तो वो ज्ञान जो है ना, वो कभी आपका वेस्ट नहीं जाएगा। उस चीज का ध्यान रखना। तो जो भी आपके अंदर स्पिरिट है उसको कभी डाई ऑफ मत होने देना। ये बात का ध्यान रखना कि जो बात होती है ना कि ये जो बेसिकली एग्जाम निकालना ये कहीं इम्पॉसिबल तो नहीं है, या फिर मैं निकाल पाऊंगा या फिर नहीं, ये जो वर्ड इम्पॉसिबल है ना, उसी के अंदर सीधे सीधे लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल, ठीक है। उस चीज को ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करो, अपने आप को, अपने नाम को रोशन करो, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करो, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। और वीडियो में नीचे जरूर लिखना कि सर आई एम विद यू, और मैं एग्जाम क्रैक जरूर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, उनको बताइए कि भाई संपत सर हैं जो कि आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि अगर आपको और अपडेट्स जो हैं क्लैट पीजी से रिगार्डिंग आपको चाहिए तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।